हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। न्यूट्रिशन साइंस के जो ब्रांच आप पढ़ रहे हैं उसमें से खाद्य पदार्थों के बारे में आपने पढ़ा, विभिन्न प्रकार के मसालों के बारे में पढ़ा, उसके बाद उन्हें पकाने की विधियों के बारे में आपने पढ़ा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा खाद्य पदार्थ है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ पारंपरिक विधियाँ रही हैं प्राचीन समय से ही, और कुछ रसायनों के द्वारा प्रेजेंट टाइम में जो है कुछ लंबे समय से यानी कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा रहा है। उन सभी विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। किसी पॉइंट पे समस्या आए तो आप उसको अवश्य पूछिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो खाद्य संरक्षण है इसे वैसे फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका न्यूट्रिशन साइंस है, टेक्सटाइल की ब्रांच है, इन सभी में जो है इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जहाँ पे आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों को ही याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे जो खाद्य संरक्षण है इसका मतलब क्या है कि खाद्य पदार्थों के खतरा, यानी कि खतरे का मतलब है कि कुछ उसमें संकट उत्पन्न हो रहे हैं। संकट का मतलब है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है कुछ उसमें ऐसी चीज़ें पड़ रही हैं जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। ऐसी चीज़ों को खतरा बताया जा रहा है। खाद्य पदार्थों के खतरा स्वतः एंजाइम, जो खाद्य पदार्थ स्वतः से एंजाइम उत्पन्न हो रहे हैं, आर्द्रता, नमी, पीएच मान आदि सभी को नियंत्रित करके रखने का जो कार्य है वो खाद्य संरक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा जो खाद्य पदार्थ है उनके जो संकट हैं, उनके जो खतरे हैं, उनसे वो कितने प्रकार के हैं वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहला है भौतिक संकट। भौतिक संकट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जो हमारे भौतिक से मिल रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, जैसे खाद्य पदार्थों में खाने वाले जैसे बाल गिर गया, बटन गिर गया, लकड़ी, पत्थर, कील, नट बोल्ट जो होता है, बीज, ये सारी चीज़ें अगर बाहरी तौर से ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं, इस प्रकार की कोई भी सामग्री खाद्य पदार्थों में अगर मिल जा रही है उसे भौतिक संकट के अंतर्गत रखा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कई बार पुटअप किया गया है कि भौतिक संकट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आगे देखिएगा रासायनिक संकट की अगर हम बात करें, जो रासायनिक संकट होता है उसमें अस्वीकृत खाद्य मिलावट, यानी कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा उनको मिलावट करके मार्केट में बेचा जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्वीकार्य नहीं है ऐसे भी खाद्य पदार्थों को उसमें मिलाया जा रहा है। एक तो है कि कंपनियों के द्वारा जांच पड़ताल करके बताई जाती है कि ये चीज़ अगर आप मिला रहे हैं इतनी मात्रा में तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें नहीं स्वीकार की गई हैं उनका भी मिलावट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्वीकृत खाद्य मिलावट में अधिकता, और दूसरा ये है कि जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की स्वीकार्यता भी दी गई है वो उतनी मात्रा में नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मिला दिया जा रहा है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं जो खाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर वो जितना उसका एक रेशियो है अगर उससे अधिक पड़ेगा तो वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। वही बातें बताई जा रही है कि जो स्वीकृत खाद्य मिलावट है उसमें भी अधिकता कर दी जा रही है। जैसे कुछ तत्व हैं खाद्य पदार्थों में उसके मिलाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो रंग मिलाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ठीक है, ये रासायनिक संकट के अंतर्गत आ गए। इसके बाद जैविक संकट है। जैविक संकट का मतलब है जो जीव वगैरह छोटे छोटे उसमें पड़ जाते हैं। दो होते हैं जैविक संकट में, एक दिखने वाले और एक ना दिखने वाले। दिखने वाले का मतलब है कि ऐसे जीव, ऐसे कीट जो उसमें पड़ रहे हैं वो हमें दिखाई भी दे रहे हो, जैसे मक्खी, घुन, तिलचट्टा, इल्ली, ऐसे अगर कोई भी जीव खाद्य पदार्थ हमारे पड़ रहे हैं वो जैविक संकट के अंतर्गत आ रहे हैं और दिखने वाले के अंतर्गत आ रहे हैं। और वहीं साथ ही साथ न दिखने वाले के अंतर्गत बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ, वायरस यानी विषाणु, खमीर यानी कि ईस्ट, ये सारी चीज़ें अगर पड़ रही हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जैविक संकट के अंतर्गत आती हैं। इसमें से आप ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा कि कौन से के अंतर्गत क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है खाद्य संरक्षण जो आप कर रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिएगा, उत्पाद की सुरक्षा काल बढ़ाना। जो हमारा खाद्य पदार्थ है अगर उसको हम सुरक्षित करके रख रहे हैं, संरक्षित करके रख रहे हैं, जो उसका सुरक्षा काल है, उसका लाइफ टाइम है, लाइफ साइकिल है, वो बच जाता है। इसका मतलब है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर जो है
मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, यानी कि कब उसकी पैकिंग की गई खाद्य पदार्थ बनाने के बाद और कब उसका एक्सपायरी डेट है। इनका जो काल है, ये बीच का जितना ही इसका टाइमिंग है, इतने में उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। उन विभिन्न प्रकार के संरक्षित पदार्थों के द्वारा हम जो संरक्षित करके खाद्य पदार्थ को रख रहे हैं, इसमें जो चीज़ें मिक्स करके ऐड करके रख रहे हैं खाद्य पदार्थों को, उनके द्वारा हम इसका सुरक्षा काल बढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद है मौसम अनुसार खाद्य संरक्षण। मौसम के अनुसार जो भी खाद्य पदार्थ तैयार हो रहा है उनको हम सुरक्षित करके रख ले रहे हैं बाद में प्रयोग करने के लिए। जैसे मटर इत्यादि हो गया, आप उसको सुखा करके प्रिजर्वेशन करके उसको आप रख रहे हैं, बाद में आप छोले इत्यादि बना रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि मार्केट से आप खरीद ले, आप उसको संरक्षित करके रख ले रहे हैं। तो इस प्रकार से मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों को संरक्षण कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार से धन को संरक्षित करके रख ले रहे हैं मौसम की चीज़ों को मौसम में ही, तो बाद के समय में जब बिना समय के आप उसको अगर मार्केट में खरीदें वो महंगा होगा। लेकिन जब आप पहले से खुद से संरक्षित करके रखे हैं तो आपकी धन की भी बचत हो जाएगी, बाद में उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से धन की बचत हो रही है। आहार में विविधता आ रही है, ठीक है। आप जो है बिना समय के भी कोई ऐसी चीज़ बना दे रहे हैं जो आप पहले से सुरक्षित करके रखे हैं, संरक्षित करके उसको अगर आप बना दे रहे हैं तो आप खाद्य पदार्थों में विविधता भी ला रहे हैं। फिर इस प्रकार से व्यापार भी बढ़ रहा है। जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं और मार्केटिंग में देख रहे हैं आप लोग कि बिना समय के जो चीज़ें आ रही हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, सब्जियां वगैरह जो हैं वो रखी गई हैं बिना समय के। जब उसको बाद में निकाली जाती हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ने पे जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसको मार्केट में उतारा जाता है और उसका क्या है कि अच्छी खासी उससे प्रॉफिट भी प्राप्त हो रहा है और वो व्यक्ति का जो संरक्षित करके रख रहा है उसका व्यापार भी बढ़ रहा है। तो ये सब हो गया खाद्य संरक्षण का महत्व या इम्पोर्टेंस। अब देखिएगा कि 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर खाद्य पदार्थ जो है नष्ट होते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे है तो खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होगा, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर खाद्य पदार्थ जो है वो नष्ट होने लगते हैं। आई बात समझ में? 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नष्ट होने लगते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस जाते हैं मतलब एकदम खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में अगर आप जो है फ्रिज वगैरह में खाद्य पदार्थ को, जो भोजन आपने बनाया किचन में उसको नहीं रखा है, तो गर्मी के मौसम में सेकंड टाइम, सुबह के टाइम आपने खाना बनाया, सेकंड टाइम जाके देखिए तो उसमें जो है वो खाने लायक नहीं बचता है, वो वेस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं खाद्य पदार्थ। तो वही बताया जा रहा है। इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने ताप पर जो है खाद्य पदार्थ नष्ट होने लगते हैं, तो 5 डिग्री सेल्सियस के प्लस में जाता है तो नष्ट होने लगता है 60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। आगे देखिएगा खाद्य पदार्थ का जो हम संरक्षण कर रहे हैं उसके किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 2 बताया गया है। एक गैर रासायनिक और दूसरा रासायनिक, यानी कि जिसमें हम रसायनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जिसमें हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। गैर रासायनिक में भी 3 बताया गया, ठंडा, गर्म और फिर सुखाना। यानी खाद्य पदार्थ को हम एकदम ठंडा 5 डिग्री सेल्सियस तक के प्लस में जा रहे हैं तब खराब हो रहा था, उससे कम पे है तो खाद्य पदार्थ आपका सुरक्षित होगा। तो यानी कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं, फिर गर्म करके भी रख रहे हैं और सुखा कर भी जो है आप संरक्षित कर रहे हैं। ठंडे में देखिएगा रेफ्रिजरेटर, फ्रोजन, कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोरेज जो है, इसका तापमान जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कितना डिग्री इसका ताप होना चाहिए। तो देखिएगा जो है ये सेल्सियस जो है ये ताप की बड़ी मात्रा है और इसमें जो है ये 32 डिग्री से 48 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बताया गया है। फ़ारेनहाइट उसकी छोटी यूनिट होती है। ये 32 से 48 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं। 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ्रोजन में संरक्षित रहते हैं। वहीं पे 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कोल्ड स्टोरेज में और 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिल्ड स्टोरेज जो होता है, इन सभी में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा जाता है। किस विधि से? गैर रासायनिक विधि से। और किस प्रकार से? तो इसमें ठंडा करने की ये 4 विधियां बताई गई हैं। इसके बाद गर्म करके जो खाद्य पदार्थों को आप संरक्षित कर रहे हैं, इसमें 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। एक है स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन और ब्लांचिंग, ये 3 बताया गया है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है डिब्बा बंद। किसी भी खाद्य पदार्थ को जो मार्केट में मिल रहा है, अगर डिब्बा पैक है तो खाद्य पदार्थ नहीं नष्ट होगा, अगर खुल गया थोड़ा सा भी उसमें हवा लगता है वो सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं, ठीक है। तो डिब्बा बंदी में क्या प्रयोग किया जा रहा है देखिएगा। तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, इसमें जो खाद्य पदार्थ रखा जाता है उसे 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 मिनट का समय दे करके इसको गर्म करके इसको स्टोर किया जाता है। अगला है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में जो है 2 विधियां बताई गई। एग्जाम में यहाँ से फुल नेम इसका पूछा गया है और इसका ताप भी पूछा गया है, कितने से कितने समय तक, यानी ताप कितना होगा और इसके साथ ही साथ समय कितना लगाएं।
किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर डिब्बाबंदी वाले में आपने देखा तो अगर 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी खाद्य पदार्थ को 5 मिनट का समय देकर आप उस ताप पर रखते हैं तो वह डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ रखने लायक हो जाता है। और वहीं पास्चुराइजेशन की अगर बात करें इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक HTST, एक LTHT। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, और वहीं पे लो टेम्परेचर फॉर हाई टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं कम समय के लिए और वहीं पे कम तापमान पे रख रहे हैं ज़्यादा समय के लिए। एक आप खाद्य पदार्थ को पकाते हैं खुद तेज़ी आंच पे जल्दी से पका लेते हैं और एक पकाते हैं कि धीमी आंच पे लंबे समय तक धीरे धीरे पकाते हैं, तो वही बताया गया है। HTST जो होता है इसका क्या टाइम, किसका ताप है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप है और 15 सेकंड के लिए, तो ये क्या हो गया HTST। वहीं पर अगर 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखकर 30 मिनट तक अगर हम पकाएं, इसे 15 सेकंड है ये और ये 30 मिनट है। अगर हम 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी खाद्य पदार्थ को 30 मिनट तक पकाते हैं वो पास्चुराइजेशन की LTHT विधि कहलाती है। वहीं पे अगर हम ब्लांचिंग की बात करते हैं तो जो ब्लांचिंग होता है ये नॉर्मली एक ऐसा मेथड है जिसमें खाद्य पदार्थों में जो विषैले तत्व वगैरह लगे होते हैं उनको हटाने के लिए, देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी एकदम उबलता रहे और 2 से 3 मिनट तक उसमें हम खाद्य पदार्थ को रख के तुरंत निकाल लेते हैं, तो इस प्रकार की जो विधियाँ हैं वो ब्लांचिंग कहलाती है। बिना मौसम के गोभी वगैरह आप मार्केट से लाते, कोई फ्रूट्स ला रहे हैं सब्जी बनाने के लिए अगर ले आ रहे हैं, कोई सब्जियाँ ले आ रहे हैं मार्केट से, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया गया है, अगर उसमें आप ब्लांचिंग विधि का प्रयोग करते हैं, पानी एकदम उबल रहा है, आप उसमें खाद्य पदार्थ को डाल के 2-3 मिनट बाद निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी सफाई करके आप फिर से उसको अगर खाद्य पदार्थ खाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें जो विषैले तत्व हैं वो निकल जाते हैं, तो ये विधि क्या बताई जा रही है, ब्लांचिंग कहला रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, ठंडा गर्म के बाद है सुखाना। सुखाने की विधि तो ये जो है लंबे समय से चली आ रही है। एक प्राकृतिक रूप से कोई खाद्य पदार्थ जो है सूख रहा है तब उसको हम संरक्षित कर रहे हैं और एक धूप में रख करके उसको हम सुखा करके संरक्षित रख रहे हैं। प्राकृतिक में कोई फसल सूख रही है, किशमिश, छुआड़ा, ये सारे इस प्रकार के कोई भी खाद्य पदार्थ अगर सूख रहे हैं जो स्वयं से प्रकृति के द्वारा, तो वो प्राकृतिक रूप से सुखाना हो गया। और धूप सुखाने की बात है, चिप्स, पापड़, अचार, बड़ी क्या होता है, कुहड़ौरी वगैरह गांव में बोला जाता है, ये बड़ी बताया जाता है, शुद्ध हिंदी है इसकी। तो इस प्रकार से धूप में रख करके इस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है रासायनिक विधि बताई गई। अभी तक जो आपने 3 बार ठंडा, गर्म और सुखाना, ये गैर रासायनिक थी, लेकिन अब क्या है, आपको रासायनिक विधि पढ़नी है। रासायनिक विधि में कुछ ऐसे तत्व बताए गए हैं जो तत्वों का प्रयोग करके आप इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड जो होता है इसके साथ बेंजोइक एसिड भी होता है। सिट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड लिख लीजिएगा इसको, सिट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी होता है इसमें। देखिएगा, सिट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड जो होता है ये जैम, जेली, मुरब्बा, ये सभी चीज़ें जो मार्केट में आपको प्राप्त हो रही हैं, जो लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके मार्केट में रख रहे हैं, उसमें सिट्रिक एसिड डाला जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो अचार, चटनी, सॉस वगैरह विभिन्न प्रकार के जो मार्केट में आ रहे हैं, चिली सॉस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, ये सारी चीज़ें जो स्टोर करके रखी जा रही हैं वो सभी में ग्लेशियल एसिटिक एसिड पाया जाता है। एग्जाम में आपसे ये ऑप्शनल के साथ ही साथ मैच दी फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चंस खासकर नेट जीआईसी एलटी एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सिट्रिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया। इसके बाद ये सोडियम बेंजोएट है। जो सोडियम बेंजोएट है ये जैम, चटनी, सॉस, स्क्वैश, इस प्रकार के जो भी तत्व हैं उस सभी में खाद्य पदार्थों में ये डाला जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, ये सुखाई गई सब्जियों के लिए कार्य करता है। जैसे कसूरी मेथी वगैरह हो गया, ये सही चीज़ें आपको कैसे रख रहे हैं, प्रिजर्व किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसमें जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों की जब पैकिंग की जाती है उसमें इस प्रकार के गैस का प्रयोग करवाया जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का, जो उसे पैकिंग के टाइम पे आप उसको अच्छे से संरक्षित करके रख ले रहे हैं। अगला है सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये संसाधित गोश्त, जो मीट वगैरह आता है ना, गोश्त वगैरह मार्केट में, संसाधित रूप से उसमें सोडियम नाइट्रेट नामक खाद्य पदार्थ को मिलाया गया होता है। ठीक है,
ये हो गया आपका गैर रासायनिक और ये हो गया रासायनिक तत्व या रासायनिक तकनीकें जो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रख रहे हैं। आगे बात करेंगे कि हम खाद्य पदार्थ जो खरीद रहे हैं, डेली यूज के लिए मार्केट से ले आ रहे हैं, उसमें किस प्रकार का मिश्रण किया गया है, जिनके बचाव के लिए हमें जो है स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे भोज्य पदार्थ एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसमें किस प्रकार के तत्वों को मिलावट किया गया है। देखिए यहाँ पे मक्खन की अगर बात करें तो मक्खन में चर्बी और स्टार्च अलग से मिलाया गया है। शुद्ध घी जो मार्केट में आ रहा है उसमें वनस्पति घी यानी कि डालडा जो होता है उसको मिला दिया गया है, और जो वनस्पतिक घी है, डालडा है, उसमें स्टार्च और चर्बी वगैरह मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थ मार्केट में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि खाद्य पदार्थ की बढ़ती मांग को लेकर या फिर उसमें कटौती करने के लिए, अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हो रही हैं। देखिएगा सरसों का तेल आ रहा है, इसमें कुछ खनिज मिलाए जा रहे हैं, आर्जिमोल का तेल मिलाया जा रहा है। शहद है, शहद में जो है गुड़ की चाशनी जो हो रही है, आप गांव में इसको देखे होंगे, खांड के नाम से बोला जाता है, खांड, राब, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है बोलने की, इसको जानने की। तो नॉर्मली गुड़ की जो चाशनी है उसको मिला दिया जाता है। चाय पत्ती की अगर बात करें जो पैकेट में आ रही है, इसमें प्रयोग हुई चाय पत्ती भी सुखा करके डाल दी जाती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में चाय बन रही है, जो उसका वेस्ट मटेरियल बच रहा है, उसको भी धुल कर सुखा करके उसको फिर से सप्लाई कर दिया जा रहा है कंपनियों में। वहाँ से फिर उसमें कुछ ओरिजिनल जो अच्छे हैं उनको मिला करके मिक्स करके तब मार्केट में डाला जा रहा है फिर से। तो इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी थर्ड क्वालिटी के चाय पत्ती वगैरह मार्केट में आती हैं, जो आप बार बार उसमें चाय पत्ती ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तब जा कर के उसमें थोड़ा बहुत रंग आता है और चाय जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार की मिलावट की वजह से होता है। आगे देखिएगा अनाज व दाल जो है, इसमें मिट्टी, कंकड़, रेत, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलती हैं। आप उसमें से उसको एक एक करके बिन करके अलग करते हैं। अरहर की जो दाल है इसमें खेसारी दाल मिला दिया गया है। इसके बाद जो सूजी है इसमें रेत और बालू मिला दिए हैं। मिठाई में चावल का जो माड़ है और उसमें हानिकारक रंग मिला करके मार्केट में ले आए जा रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, और वो रंग हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये चीज़ के लिए जागरूक होना आवश्यक है। आगे शक्कर, जो शक्कर है इसमें धूल, सफ़ेद बालू, रवा, ये सारी चीज़ें भी मिला दी गई हैं। नमक, नमक में सफ़ेद बालू मिला दिया जा रहा है। पिसी लाल मिर्च में ईंट का चूरा मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है लाल रंग करके इसी रंग में मिला करके भूसी वगैरह डाल दी जा रही है। काली मिर्च से पपीते का बीज सुखा करके डाला गया है। हींग है, हींग इतनी महंगी है लेकिन मार्केट में जो सस्ते सस्ते डिब्बियों में मिल रही हैं, छोटे छोटे डिब्बियों में, वो सब मिक्स होते हैं। वो पेड़ के जो गोंद वगैरह मिल रहे हैं कुछ विभिन्न प्रकार के पेड़ों से, जैसे बबूल का पेड़ वगैरह हो गया, तो इस सभी के जो गोंद वगैरह निकलते हैं उसको मिक्स करके मार्केट में बेच दे रहे हैं। इसके बाद एक केसर की अगर बात करें तो मक्के का जो बाल है उन सबको रंग करके मार्केट में ले आया जा रहा है। पटसन, आप लोग उनके जो रेसे होते हैं उनको रंग करके मार्केट में केसर मिला करके, और केसर इतना महंगा है उसके साथ में उसको भी सप्लाई कर दे रहे हैं। कॉफ़ी पाउडर जो होता है उसमें इमली का बीज जो है पीस करके डाल दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ गेहूं का आटा है, इसमें टैपियोका नामक एक पौधा है, उससे प्राप्त होने वाले उसको पीस करके आटे में मिला दे रहे हैं। मैदा आटा है, उसमें चॉक, स्टार्च, ये सारी चीज़ें डाल दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में इतनी मिलावटें की जा रही हैं, आखिरकार क्यों की जा रही हैं? तो बढ़ती मांग को लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और कुछ जो है लोगों को बहका दिया जा रहा है, पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें लोगों को आकर्षित करके इस प्रकार से मार्केट में उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। खाद्य अपमिश्रण और मिलावट का मतलब ये है कि इतनी चीज़ें अगर मिलाई जा रही हैं तो उसमें से कुछ निकाला भी जा रहा होगा। खाद्य पदार्थों के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निकाल भी लिया जा रहा है, और इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में अन्य चीज़ें भी ऐड कर दी जा रही हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। वही खाद्य अपमिश्रण और मिलावट कहलाता है। अगर खाद्य पदार्थों में कुछ उनके पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए अगर कुछ अच्छी चीज़ें, उसमें विटामिन, मिनरल्स इत्यादि अगर मिलाए जा रहे हैं खाद्य पदार्थों में, जैसे नमक हो गया उसमें आयोडीन मिला दिया जा रहा है,
ठीक है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो मार्केट में आ रहे हैं, बच्चों के लिए प्रोटीन वगैरह आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मल्टीविटामिन की गोलियां आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो डाली जा रही हैं, ऐड की जा रही हैं, वो फूड एडिटिव्स यानी खाद्य योगज तत्व कहलाते हैं। जब खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए जो उसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं वो खाद्य योगज या फूड एडिटिव्स होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर खाद्य पदार्थों के ओरिजिनल चीज़ें निकाल करके और वेस्ट मटेरियल उसमें मिला करके मार्केट में बेच दिया जा रहा है तो ये खाद्य अब मिश्रण या मिलावट कहलाता है। अब देखिएगा इसकी जागरूकता के लिए 2 अधिनियम चलाया गया है। एक है PFA। PFA का फुल नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और फसाई का, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको अवश्य लिखिएगा। PFA और फसाई, ये दोनों चीज़ें जरूर लिखेंगे आप लोग। इसके जो फुल नेम हिंदी में है वो मैं बता रही हूँ। PFA का है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, और ये फसाई का है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। इसके बाद देख लीजिएगा ये लागू कब किया गया। जो PFA है ये 1954 में आया था और 1955 से पूरी तरह से लागू किया गया था। वहीं पे अगर हम बात करें फसाई का तो ये फसाई है ये 2006 में आया था और 2011 से पूरे भारत में पूरी तरह से लागू किया गया था। और ये दोनों ही ऐसे जो अधिनियम चलाए गए अपने इंडिया के ही हैं। आई बात समझ में। ये आज के क्लास में हमने जो भी आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में किस प्रकार का तत्व उसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।